आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जो लोग नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, क्योंकि आज नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज का टॉपिक है स्टील। ये मेनली डिप्लोमा के जो स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर के, उनके लिए है और काफ़ी डिमांड आई थी इसकी, तो इसलिए हमने इसको स्टार्ट किया है। आई होप आप लोग पसंद भी करोगे। तो जो लोग नए हों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टील आपका क्या होता है? स्टील एक एलॉय है। एलॉय है, एक मिश्र धातु है जो जो कि किससे मिलकर बना होता है? आयरन और कार्बन से। ठीक है। इसमें मेन जो कंस्टिट्यूएंट होते तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो आपको मेनली ध्यान रखना है वो क्या होता है? कार्बन और आयरन। कि आयरन जानते ही हो, आपका ग्राउंड के नीचे से ही मिलता है। ठीक है। तो वो जो मिलता है तो कंटामिनेटेड तो गंदा होता है, तो उसका साफ़ सफाई किया जाता है। तो उसमें जब सफाई करते हैं तो उसको हम लोग पहले तो आपका जो आयरन होता है वो गंदा होता है, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो गंदगी होती है, उसको निकाली जाती हैं। ठीक है। तो गंदगी निकालने के बाद जो आयरन बचता है तो फिर आपका स्टेनलेस स्टील उसमें आता है, गैल्वनाइज्ड आयरन में। ठीक है। उसको कन्वर्ट करते हैं गैल्वनाइज्ड आयरन में। तो गैल्वनाइज्ड आयरन जब हमको मिल जाता है तो आयरन से ही हम लोग का स्टील का फॉर्मेशन होता है। और आयरन और कार्बन के हेल्प से हमारी स्टील बनती है, जिसमें जो आपका कार्बन है, कार्बन क्या क्या इफ़ेक्ट करता है उसको भी ध्यान दे लीजिए। कार्बन जो होता है वो आपका क्या करता है? इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल का मतलब किसी भी चीज़ को खींच रहे हो, खींचा जा रहा है, तो उस पर क्या होगा? खींचने पर जो भी आपका दबाव आएगा वो क्या कहलाएगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं उसको। ठीक है। खिंचाव बल को हम लोग कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल को तनन कहते हैं हिंदी में। और क्या होता है कार्बन से? कार्बन से हमारी प्योरिटी कम होती है, इसकी ब्रिटलनेस ज़्यादा होती है। ठीक है। लोड बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। कार्बन अगर हम लोग इसमें आयरन में मिला देते हैं तो इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी, जो भार सहने की क्षमता है, वो क्या होती है? बढ़ जाती है। अब इसके बाद क्या आता है? ये तो हमारी बात हो गई सिंपल स्टील के बारे में। स्टील में कई मात्रा होती है। कार्बन की मात्रा 0.23% होती है। ठीक है। स्ट्रक्चरल स्टील में जो यूज होता है, और भी इसमें चीज़ें हैं। फिलहाल वो सब चीज़ें डेंसिटी इसकी होती है 78-50 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपको मालूम ही होगा पहले भी, जो लोग स्टील पढ़े हो या ठीक है। मेन है इसके जो आगे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं आगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो इसकी हिस्ट्री हो गई, बेसिक थोड़ी सी जानकारी होगी। हाँ, स्टील क्या होता है। स्टील आपका, इससे हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ट्रस बना सकते हैं, ये सब चीज़ें बनाई जा सकती हैं, घर बनाया जाता है। क्योंकि आजकल देख रहे हो जो मॉल वगैरह हैं उसमें जो सेट्स लगाए जाते हैं वो आपके स्टील के ही होते हैं। जो आप लोग का टेलीकॉम का जो टावर होता है वो आपका स्टील स्ट्रक्चर का ही होता है। ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए हमारे किसके? स्टील के। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? टेम्प्रोरी जॉइंट। देखिए, टाइप ऑफ कनेक्शन और जॉइंट। टाइप ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन की बात अब क्यों आई? क्योंकि दो स्टील हैं। ये मान लीजिए दो चीज़ें हैं। ठीक है। दो चीज़ें हैं, दो स्टील की पैदा। ज़रूरी तो नहीं आपका स्टील बहुत बड़ा होगा कि पूरे स्ट्रक्चर में एक ही स्टील लगेगा। तो जब चीज़ें दो हैं या दो से अधिक भी हो सकती हैं, तो दो हैं, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो आप कैसे जोड़ोगे उसको कैसे जोड़ना पड़ेगा? तो उसका जो टाइप होता है वो कैसे होगा? एक तो हमारा टेम्प्रोरी होता है, एक परमानेंट होता है। टेम्प्रोरी का मतलब जिसको आप समय रहते आप उसको खोल सकते हो, या जिसको आप बिगाड़ सकते हो। ठीक है। उसको आप जब हमारा काम हो जाए तो उसको आप निकाल के रख सकते हो, तो उसको हम लोग टेम्प्रोरी कहते हैं। और परमानेंट का मतलब जो हमारा फिक्स रहता है। ठीक है। तो टेम्प्रोरी का मतलब, टेम्प्रोरी में क्या क्या आता है? बोल्टेड और पिन। कहीं आप बोल्टेड कनेक्ट, बोल्ट का मतलब नट बोल्ट जो होता है, कहीं आप उसको खोल सकते हो और उसको फिक्स कर सकते हो। ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? टेम्प्रोरी हो गया। पिन, कहीं पिन लगा दिया, आप पिन निकाल सकते हो।
लेकिन परमानेंट में क्या होता है, रिविट और वेल्डिंग किसी चीज़ की हुई हो और किसी में रिविट लगा हो तो वो कौन से जॉइंट होंगे, आपके परमानेंट जॉइंट होते हैं। ठीक है, आगे आता है तो इसमें आपको मेनली पढ़ना कौन कौन सा है, ये आपको पहला पढ़ना है रिविट, उसके बाद वेल्ड पढ़ना है। आपके सिलेबस में बोल्ट और पिन नहीं है। ठीक है, बोल्ट बीटेक के सिलेबस में है और बीटेक के सिलेबस में रिविट नहीं है, वेल्ड है। तो ये वेल्ड और बोल्ट बीटेक में है और डिप्लोमा में रिविट और वेल्डेड है। ठीक है, तो ये क्लास डिप्लोमा के लिए ही है। तो रिविट कनेक्शन क्या होता है, जब किसी प्लेट को हम लोग, जब कोई ये प्लेट है, ठीक है, इसमें अगर रिविट लगा दें, अगर कनेक्शन कर रहे हो, जोड़ों को जोड़ रहे हो, तो अगर हम यहाँ रिविट लगा देंगे तो हमारा एक ये जोड़ कौन सा कहलाएगा, रिविट जोड़ कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें रिविट का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह होता है। इसको हम लोग कहते हैं हेड, इसको कहते हैं सैंक। ये आपका हेड हो गया, ऊपर जो टॉप पोर्शन है ये हो गया सैंक आपका। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ, क्योंकि ये देखिए जो पेन है, पेन आपको देख रहे हो, इसका कुछ ना कुछ डाया होगा, तो ऐसे ही सैंक होता है इसका, तो इसका भी कुछ ना कुछ डाया होता है, उसको हम लोग फाई कहते हैं। फाई को क्या कहेंगे, रिविट व्यास। ये जो रिविट है उसका जो व्यास होगा वही, व्यास का मतलब डाया, जो इसका व्यास होगा वही आपका रिविट व्यास कहलाएगा। और ये कहाँ कितने से कितने तक रह सकता है, इसकी जो वैल्यू है वो कितने से कितने तक रह सकती है, 12 mm से 40 mm तक। ठीक है, 12 mm से 40 mm तक रिविट की जो व्यास है वो उतने हो सकता है। और ये सिंपल जानकारी हो गई रिविट के बारे में। और आपकी जो क्या है, स्टील है, उनके बारे में जानकारी हो गई है। और इसमें और कुछ हम लोग जानते हैं आगे, जो रिविट हैं उनके कनेक्शंस कैसे दिए जाते हैं, ये जो रिविट जॉइंट होते हैं वो किस तरह से दिए जाते हैं। होने तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फील्ड रिविट है, सॉफ्ट रिविट है, लेकिन वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है वो सब हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आपको ये 2 प्लेटें दी हुई हैं, ठीक है, 2 प्लेटें हैं, दोनों को जोड़ना है, तो आप क्या करिए, दोनों को ऐसे रख दीजिए, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ तक ओवरलैप की हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं लैप जॉइंट। यहाँ नीचे देख रहे होंगे, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, दोनों को ओवरलैप किए, बीच में रिविट लगाए। रिविट को कैसे लगाएंगे, तो ये रिविट था हमारा, तो हम क्या करेंगे, दोनों प्लेटों में होल बनाएंगे। ठीक है, दोनों प्लेटों में होल बनाएंगे, फिर अपने रिविट को लगाएंगे, तो रिविट हमारा नीचे से बढ़ जाएगा, तो उसको हम लोग मैकेनिकली उसको प्रेस करेंगे या नीचे से भी हथौड़ा उससे लगा के दोनों साइड का शेप जो है एक तरह कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, लैप जॉइंट हो गया। दूसरा क्या है आपका, बट जॉइंट। बट जॉइंट का मतलब किसी भी चीज़ को आप, किसी भी 2 प्लेट को आप ऐसे रखिए, ठीक है, उसके बाद दोनों साइड में इसमें कवर प्लेट लगा के रिविट लगा दिए, तो ये एक प्लेट हो गई, एक प्लेट ये हो गई, दोनों के ऊपर हम लोग क्या किए हैं, कवर लगाए हैं। कवर कभी कभी एक साइड लगाया जाता है, कभी कभी दोनों साइड लगाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारी नीचे एक कवर ये हो गई, एक कवर ये हो गई, 2 रिविट इधर, 2 रिविट इधर। ठीक है, तो इसमें जो इनका नाम होता है, ये नाम इन्हीं के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए तो इसका क्या नाम होगा, इसमें पहले आप देख लीजिए, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ तक ये क्या है, एक प्लेट है, यहाँ से एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है। ठीक है, तो इधर से 2 रिविट लगा हुआ है, ठीक, तो 2 हो गया, 2 रिविट हो गया। और इसमें कवर कितनी लगी हुई हैं, 2 कवर लगी हुई हैं, तो डबल रिविट, 2 रिविट, 2 कवर, और ये जॉइंट कौन सा है, बट जॉइंट है। ठीक है, 2 रिविट, 2 कवर, बट जॉइंट। अगर यहीं एक रिविट और लगा होता, 3 रिविट, डबल कवर, बट जॉइंट। और अगर हमारा कवर एक साइड होता तो हम लोग एक कवर, सिंगल कवर लिखते, सिंगल कवर, डबल रिविट, बट जॉइंट। ठीक है, ऐसे इसमें क्या होगा, सिंगल रिविट लैप जोड़। ठीक है, क्योंकि लैप जोड़ है ये, तो सिंगल रिविट लैप जोड़ आपका कहलाएगा इसमें, क्योंकि इसमें कवर होती नहीं है। ठीक, तो अगर कहीं नाम वगैरह पूछ लिया आपसे, या किसी में अगर नाम आपको निकालना हुआ, तो आप कैसे नाम को फाइंड आउट करेंगे, तो इसको देख के ही आप उसका नाम बता सकते हैं कि नाम उसका क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरेंजमेंट ऑफ रिविट। ठीक है, रिविट का अरेंजमेंट कैसे होता है उसको देख लीजिए। इसमें जो चैन रिविटिंग,
स्ट्रैगिंग और डायमंड, ये 3 इसकी व्यवस्थाएं हैं। इसकी व्यवस्था क्या क्या होती है, पहले में क्या है, चैन। ये आपका कौन सा है, डबल रिविट लैब जोड़, ठीक है। नाम भी साथ साथ याद रखिएगा। ये डबल रिविट क्यों, दो रिविट लगा हुआ है, और ये क्या है, लैब जोड़ है, दोनों जो है आपके लैब जोड़ हैं। तो इसका ये दोनों का डायग्राम तो ये हो गया, और ये इसके प्लेटों का डायग्राम दिखाया गया है कि ये दोनों प्लेटें मान लीजिए इस तरह जुड़ी थी दोनों, तो इस तरह करेंगे तो आपको कैसे दिखेगा, ठीक है। ये डायग्राम हो गया इसका, ये अभी इस तरह है, इसको इस तरह देखेंगे तो कैसे होगा ये। तो इसका ये दोनों जोड़ हुआ, ये इसकी लंबाई हुई, ये इसकी लंबाई, ओवरलैपिंग आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये ओवरलैपिंग दिखा दिया गया है। इस रिविट में 4 रिविट ये आ रहे हैं, 4 ये आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इधर 4 हैं, इधर 4 हैं, तो दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, दोनों आमने सामने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या लिखा गया, प्रत्येक लाइन में रिविट की संख्या समान होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चैन रिविट। 4 इधर 4 इधर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब पैरेलल होती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, चैन रिविटिंग कहते हैं। अगला कौन सा है, स्ट्रैगर और जिगजैग। जिगजैग का मतलब आप लोग जानते ही हो, ज़्यादा कम, ठीक है। जिगजैग आपका यही, अगर ये बट जॉइंट, ये नाम आपका वही होगा, सिंगल ये डबल कवर, डबल रिबिट, बट जोड़। तो यहाँ क्या है, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हुआ, सेंटर से इधर क्या है, 4 है, इधर क्या है, 3 है, इधर 3 है, इधर 4 है, तो जिगजैग है। तो यहाँ क्या है, एक समान नहीं है चीज़ें, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, ठीक है। ऐसा अगर समान होता तो हमारा पहला चैन रिपीटिंग होता। जिगजैग का मतलब ये चीज़ें जिगजैग बन रही हैं, आप लोग देख रहे होगे इसको, ये जिगजैग बन रहा होगा, तो ये जिगजैग फॉर्म हो गया। अगला है, आता है डायमंड। डायमंड में इसका कुछ और अच्छा डायग्राम बनाना था लेकिन बन नहीं पाया। यहाँ क्या होता है कि ये जिगजैग का ही एक फॉर्म है, जिगजैग का ही फॉर्म है, लेकिन क्या है कि यहाँ अगर हम लोग यहाँ अंदर से बाहर जाएंगे तो एक एक रिविट हमेशा कम होगा, हर रिविट लाइन में एक एक रिविट कम होते जाएंगे। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 1 होगा, 3 होता तो यहाँ क्या होता, 2 होता फिर 1 होता। यहाँ क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ अंदर जा रहे हो तब 3 हो रहा है, या बाहर जा रहे हो तब 3 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। लेकिन इधर क्या है, यहाँ एक कुछ नियम है, ये इसी जिगजैग का ही फॉर्म है आपका डायमंड वाला। डायमंड जो रिविटिंग है वो आपका किसका फॉर्म है, जिगजैग का ही है, लेकिन इसमें क्या है, बाहर चलने पर ये आपका सेंटर हो गया, क्योंकि 2 प्लेटें यहाँ जुड़ रही हैं, दोनों से अगर बाहर जाओगे तो यहाँ 2 है तो एक एक कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी बातें हो गई, ये किसकी अरेंजमेंट हो गई है, रिविट का, ठीक। अरेंजमेंट की बात हो गई है। अब आते हैं इसके जो मेन फैक्टर हैं इनके, ठीक है। ये डिफिनीशंस आप लोग को याद रखनी पड़ेंगी। पहला क्या है, रिविट का सकल व्यास। सकल व्यास क्या होता है, एक पहले तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, रिविट व्यास, या इधर पढ़े थे ना, फाई, ये जो रिविट है उसका जो व्यास होगा वो रिविट व्यास कहलाएगा, ठीक। अब यहाँ सकल व्यास क्या आ गया, नया चीज़ सकल व्यास है कुछ नहीं। ये देखिए 2 प्लेट को जोड़ा गया है, 2 प्लेटें हैं, इनमें दोनों में यहाँ होल बना, नीचे भी बना होगा होल। तो जो प्लेटों में होल बनाया गया है उसी में हमारा रिविट, ये रिविट है आपका, ये रिविट इसी में लगाया जाएगा ऐसे, ठीक है। नीचे इस रिविट आपका लगेगा इधर से, तब जो ये प्लेटों का होल होगा वही हमारा क्या कहलाता है, इसका सकल व्यास, ठीक है। इसको हम लोग स्मॉल d से दिखाते हैं और रिविट के व्यास को हम लोग फाई से दिखाते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, रिविट छिद्र के व्यास को हम लोग रिविट का सकल व्यास कहते हैं। ये जो प्लेट है उसके जो होल होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सकल व्यास कहते हैं, क्योंकि रिविट आपको उसी में लगाना है। तो अगर ये बताइए, इसका डाया फाई है, इसका डाया डी है, अगर इसका डाया सेम होगा तो क्या ये इसमें जा पाएगा, या इसका डाया ज़्यादा हो इसका डाया कम हो तो क्या इसमें जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका डाया क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका डाया कम होगा, तभी तो रिविट आपका इसमें जा पाएगा। तो वही दिखाया गया है कि जो रिविट सकल व्यास है आपका वो कितना होना चाहिए, रिविट व्यास प्लस 1.5 mm, रिविट व्यास प्लस 1.5 mm। अगर रिविट व्यास आपका 25 या उससे कम है, 25 mm या उससे कम होगा तो इसमें हम 1.5 mm जोड़ देंगे। जब हम लोग ज़्यादा का बनाएंगे तभी तो रिविट उसमें जा पाएगा।
फिर अगर 25 mm से डाया उसका 25 mm डाया से ज़्यादा है क्या आपका रिवेट व्यास, तो क्या करना पड़ेगा इसमें, d = 5 + 2 mm, तो उसमें 2 mm जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, क्राइटेरिया दिया गया है आपको, उसको ध्यान देना है। अगला आता है रिवेट लाइन। नीचे एक डायग्राम दिख रहा होगा, रिवेट लाइन यहाँ से समझते हैं। ठीक है, ये जो आपको ब्लू कलर से, ये ग्रीन कलर से लाइन दिख रही हैं, ये रिवेट लाइन्स हो गई, ये आपकी हो गई रिवेट लाइन। क्योंकि इसमें लिखा क्या गया है हिंदी, उसको भी पढ़ लीजिए। स्ट्रेस के समानांतर जिन काल्पनिक रेखाओं पर रिवेट लगे होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं रिवेट लाइन, गेज लाइन, बैक लाइन, सब इन्हीं को कहते हैं। तो आपका बल जो लगेगा, खिंचाव इसी तरह लगेगा, एक्सियल लोड, टेंसाइल लोड लगेगा। ठीक है, खिंचाव इधर होगा तो स्ट्रेस भी इधर ही जनरेट होगा। तो हमारी जो ये रेखा है वो क्या होगी, ये होगी। ठीक, ये जो रेखा दिख रही होगी आप लोग को, ये आपकी रिवेट रेखा होगी, यहाँ लिखा गया होगा ये रिवेट लाइन, ये दोनों। अगला है पिच। पिच क्या होता है, रिवेट लाइन पर एक रिवेट से दूसरे रिवेट लाइन पर, ये रिवेट लाइन हो गई, रिवेट लाइन पर क्या करना है, रिवेट लाइन पर दो क्रमागत रिवेटों के केंद्र से केंद्र बीच दूरी पिच कहलाती है। ये रिवेट लाइन हो गई, इसमें एक रिवेट ये हो गया, एक रिवेट ये हो गया, एक रिवेट ये हो गया। तो एक रिवेट के सेंटर से दूसरे रिवेट के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ठीक है, पिच क्लियर हो गया होगा। गेज दूरी क्या होती है, गेज दूरी हमारी होती है दो क्रमागत रिवेट लाइन के बीच की लंबवत दूरी। तो एक रिवेट लाइन ये हो गई है आपकी, एक रिवेट लाइन ये हो गई, इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, गेज दूरी कहलाएगी। ठीक है, अगला कौन सा है, अगला है आपका इंड डिस्टेंस। इंड डिस्टेंस का एज डिस्टेंस, एज का मतलब किनारा दूरी, एज डिस्टेंस मतलब अगर हम लोग इधर देखें, ये हमारा किनारे वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, किनारे वाले पोर्शन से लेके इसका जो रिवेट के सेंटर से, इसके रिवेट जो सबसे किनारे रिवेट लगा होगा उसके सेंटर से किनारे तक की बीच की डिस्टेंस को एज डिस्टेंस कहते हैं। तो ये तो हमारी वर्टिकल की बात हो गई। अगर यही चीज़ हम लोग हॉरिजॉन्टल के लिए देखें तो इसके लिए किनारा दूरी इतना हो गया, इसके लिए किनारा दूरी इतनी होगी, इसके लिए इतना होगा, इसके लिए इतना होगा। ठीक है, ये इसका हो गया इंड डिस्टेंस। इसको हॉरिजॉन्टल को इंड कहते हैं, वर्टिकल को क्या कहते हैं, एज डिस्टेंस। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं फेल्योर। इसका जो फेल्योर होता है वो कैसे होता है, फेल्योर में क्या होना है, सीयर, बियर, टीयर, यही तीन तरह से ये फेल होते हैं, सीयरिंग, बियरिंग और टीयरिंग। तो सीयरिंग, पहले हम लोग को टीयरिंग पढ़ना है। प्लेट अगर आप लोग खींच रहे हो, प्लेट अगर खींच रहे हो, दो प्लेटें हैं ऐसे, उनको अगर खींचा जा रहा है, ठीक है, उनको खींच रहे हो आप, तो क्या हो, प्लेटें फट जाएं। ठीक है, प्लेटें फट जाएं तो वही क्या होंगे, प्लेट का फट जाना होता है। अब इसका देखिए काम कैसे होगा। आप खींचे तो ये अगर इसका डाया, अगर ये इसका डाया है, ठीक है, ये डाया है, डाया अगर ज़्यादा नज़दीक होगा तो प्लेट में जो ये डिस्टेंस जो बची है वो क्या होगी, बहुत कम होगी। तो ये अगर डिस्टेंस कम बची है तो आप लोग जब इसको खींचोगे तो ये इसका फट जाने का डर ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको निकालते हैं पर पिच के लिए, प्रति लंबाई जोड़ की तनन सामर्थ्य निकालते हैं। ठीक है, तनन सामर्थ्य इसकी निकालेंगे, कब निकालें, प्रति लंबाई के लिए निकालेंगे, पर पिच के लिए निकालेंगे इसका। तो ये आपको माना गया कि ये इसका एक पिच का एरिया हो गया पूरा। ठीक है, ये एक पिच का एरिया हो गया। ठीक, और क्या है इसमें, ये पिच का एरिया हो गया है, और इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ ये क्या होगा, ये होल हो गया। इसका होल कौन सा है, ये सकल व्यास है इसका। ठीक है, तो P - D इंटू क्या हो गया, FT। ठीक है, यहाँ T भी होगा, यहाँ क्या होगा, T भी होगा, यहाँ T ऐड कर लीजिएगा, इंटू T का मतलब इस प्लेट की थिकनेस, ये जो प्लेट आपको दोनों दिख रही हैं, इन दोनों में से जो प्लेटें पतली होंगी, ये प्लेट की मोटाई कुछ ना कुछ दिख रही होगी आपको, जो पतली वाली प्लेट होगी वही जल्दी फटेगी, और उसी पे हम लोग सामर्थ्य
क्योंकि अगर अभी आप लोग को जोड़ निकालना है, जोड़ की सामर्थ्य निकालनी है, तो जोड़ अगर आप लोग को निकालना है तो आप लोग जो कमज़ोर चीज़ होगा उसी पर टारगेट करोगे। अगर कमज़ोर को ही आप फाइंड आउट कर लिए तो उतना ही आपकी स्टील की स्ट्रेंथ होगी, उससे ज़्यादा स्टील आपको स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा। जहाँ वो फेल हो गया वहीं आपका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, आगे क्या आता है? अगला आता है आपका पी टी इक्वस टू पी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। तो ये इसका एरिया हो गया, P माइनस डी इंटू टी इसकी प्लेट की थिकनेस, और Ft आपका इसका प्रतिबल हो गया। क्योंकि आप इस पर फोर्स लगा रहे हो तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ सीयर होगा, वो सीयर सॉरी स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो स्ट्रेस आपका प्लेट का अनुज्ञेय प्रतिबल हो गया, P आपका क्या हो गया? पिच हो गया। ये बात हो गई आपकी पर पिच लंबाई की, पर पिच लंबाई की बात हुई। अगला क्या है? सीयर। सीयर में फेल्योर कैसे होगा? ये दो आपने जोड़ दिया है, इसको इधर खींच रहे हो, इसको इधर खींच रहे हो, ये अगर रिविट ही आपका क्या होगा? टेढ़ा हो गया, ये आपका क्या होगा? सीयर फेल्योर हो गया। अब इसके बचाव के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसकी सामर्थ्य निकाल लेंगे। पी एस आपका क्या है? पी एस आपका क्या है? सीयर की सामर्थ्य है, जो कर्तन में आपका जो फेल हो रहा है उसका सामर्थ्य कितनी होगी? π/4 इस डी का होल स्क्वायर इंटू एफ एस। एफ एस क्या है? इसका प्रतिबल है। कौन सा प्रतिबल है? सीयर। ठीक है, सीयर स्ट्रेस। अगला क्या है? अगर ये सिंगल लेयर में हो रहा है, सिंगल लेयर में मतलब ये अगर आप लोग का लैब में हो रहा है ये होगा। अगर डबल में होगा, डबल का मतलब दोनों साइड अगर कवर लगा हो या दोनों साइड से सीयर हो रहा हो तो हमारा क्या होगा? पी एस का फार्मूला से में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगला बियरिंग होता है। बियरिंग का मतलब जैसे आप लोग अभी देखें, ये प्लेट है, ठीक है, ये आपकी दूसरी प्लेट है उसके, ठीक है, दोनों को हमने ऐसे जोड़ा, दोनों को जोड़ा हमने, यहाँ हमारा होल है। ठीक है, ये हमारा होल है। तो क्या हुआ? इधर भी खिंचाव हो रहा है, इधर भी खिंचाव हो रहा है, दोनों साइड से हम लोग खींच रहे हैं इसको। तो ये धीरे धीरे इसका जो शेप होगा होल का वो क्या होगा? इस टाइप में ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, खिंचाव के कारण। उसी को हम लोग बियरिंग फेल्योर कहते हैं। इसका जो लोड है, ये क्या है? प्लेट का जो डाया है, ये इसको सकल व्यास कहते हैं। ये डाया धीरे धीरे बढ़ जाएगा, तो वही है आपका। तो ये डाया कितना होगा? डी होता है, डी इंटू टी इंटू एफ बी। डी हो गया इसकी डाया और टी इसकी मोटाई, प्लेट की मोटाई, इंटू एफ बी। एफ बी इसका है ये धारण प्रतिबल। अगर यही क्या हो, कई सारे रिविट लगे हों, एन लाइंस में हों, तो हमारे क्या होगा? एन डी इंटू टी इंटू एफ बी हो जाता है। ठीक है, ये तो फार्मूले की बात हो गई। और क्या है इसमें? हाँ, कुछ चीज़ें और हैं, वो भी देख लीजिए। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, फिर डिज़ाइन वगैरह कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे क्या आता है? रिविट मान। रिविट मान क्या होता है? अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने पढ़ा पी एस, पी बी, पी टी। ठीक है, पी टी ये हो गया, पी एस ये हो गया, पी बी ये हो गया। इसमें क्या है? पी बी और पी एस में से जो कम होगा वही रिविट मान होता है। पी बी और पी एस में से जो कम होगा वही रिविट मान होगा। इसमें कुछ फार्मूला नहीं है कोई, केवल इतना ही याद रखना है आपको, वह बल जिससे एक रिविट सहन नहीं कर सकता। ठीक है, एक रिविट की कितना लोड सह सकता है वही है रिविट मान। ठीक है, तो हम लोग इसको सीयरिंग और बियरिंग से निकालते हैं। पी एस और पी बी में से जो कम होगा वही आपका रिविट मान हो गया। अगर रिविट की संख्या निकालनी हो तो जितना लोड लग रहा है टोटल अपॉन रिविट मान कर दोगे। अगर अध्यारोपित बल बटे रिविट मान कर देंगे तो एन आपका आ जाएगा। एन क्या है? रिविटों की संख्या, कितना रिविट लगा हुआ है उसको हम लोग इसी के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। अगला है जोड़ की सामर्थ्य। जोड़ की सामर्थ्य का मतलब ये आपने कोई भी जोड़, या ये जोड़ हो गया, ये जोड़ हो गया, ये जोड़ हो गया, कोई जोड़ हो गया, तो इसकी टोटल कितनी सामर्थ्य होगी, कितनी स्ट्रेंथ होगी? पी टी, पी बी और पी एस, पी टी, पी एस, पी बी, तीनों में से जो मान कम होगा वही उसकी सामर्थ्य होगी। क्योंकि जो सबसे कम होगा तो इसका मतलब वहीं क्या होगा? आपका स्टील फेल होगा, तो वही आपका उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ होगी, वही आपके स्टील स्ट्रक्चर का क्या होगा? स्ट्रेंथ होगा। तो इसमें लिखा हुआ जोड़ की सामर्थ्य पी टी, पी बी और पी एस में से जो चीज़ें कम होगी वही आपकी जोड़ की सामर्थ्य हो गई। ठीक है, अब ठोस प्लेट की सामर्थ्य का मतलब क्या है?
ठोस प्लेट का मतलब ये एक प्लेट दिया हुआ है, इसमें रिविट नहीं लगा है, ठीक है, इसमें रिविट नहीं लगा हुआ है। तो ठोस प्लेट का मतलब एक पिच चौड़ी प्लेट जिस पर कोई रिविट ना लगा हो कि तनन सामर्थ्य ही ठोस प्लेट की सामर्थ्य कहलाती है, ठीक है। तो ये आपकी ठोस प्लेट होगी, इसमें हम लोग रिविट नहीं लगाए हैं, इसमें कहा रिविट नहीं लगाना। तो एक पिच चौड़ी ये हो गई, तो इसकी चौड़ाई कितनी है, टी है, और एक पिच लेना है तो एक पिच इसकी ये हो गया, और मोटाई कितनी हो गई है, टी है। तो पी इंटू टी हो गया, ये पी इंटू टी इंटू एफ टी, पी इंटू टी इंटू एफ टी, क्योंकि यहाँ हम लोग का डी तो है नहीं, क्योंकि इससे पहले यहाँ डी था, तो यहाँ डी आया था, तो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ डी आया तो हम लोग पी माइनस डी किए हैं, इंटू टी इंटू एफ टी किए, ठीक है। तो ये आपका तनन सामर्थ्य ही है, इसका ठोस प्लेट की सामर्थ्य होती है, तो ठोस प्लेट की सामर्थ्य निकाल लिए। अब इसके जोड़ की दक्षता, इफिशियंसी निकालनी है, कितना एफिशिएंट है हमारा जोड़, उसको निकालना है। तो जोड़ की जो सामर्थ्य आई है वो अपान ठोस प्लेट की सामर्थ्य, दोनों का अपान करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जोड़ की दक्षता आ जाएगी, ठीक है जी। अगला आता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ तक तो बात हो गई आपका, अभी तक आपने ये चीज़ें किया है, यहाँ निकाले हैं प्रति लंबाई जोड़ में तनन सामर्थ्य। अगर ये चीज़ें क्या हों, इसको हम लोग प्रति लंबाई में मान के कर रहे थे, अगर ये प्लेट की चौड़ाई दे दिया जाए, प्लेट की चौड़ाई दिया रहे आपको, यदि जोड़ में मुख्य प्लेटों की मोटाई चौड़ाई दिया हो, तो कुल रिविट अगर नहीं दिया है तब हम लोग क्या करते हैं, अगर मुख्य प्लेट की चौड़ाई दे दिया गया है, मतलब ये मेन प्लेट है आपकी, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी जो ब्रेथ है वो कितना है, बी है, चौड़ाई कितनी है, बी है। तो क्या होगा, ये जो पहले हमारे फार्मूले थे, पहले हमारा फार्मूला पी टी का क्या था, पी टी इक्वस टू पी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी था। अब क्या वो फार्मूला हो जाएगा, पी टी इक्वस टू बी माइनस एन डी टी इंटू एफ टी, कि देखिए ये बी आपका क्या है, प्लेट की पूरी क्या है, चौड़ाई हो गई, इसमें डी क्या है, ये डी है आपका, ठीक है, ये जो आपका सकल व्यास है वो ये हो गया, तो स्मॉल डी, ठीक है। तो इसमें जितने रिविट आएंगे, इसमें जितने रिविट होंगे वो एन हो गए, एन का मतलब एक पंक्ति में रिविटों की संख्या, ठीक है, स्मॉल एन आपका वही है, टी है इस प्लेट की मोटाई हो गई, एफ टी आपका क्या है, तनन प्रतिबल हो गया। तो बी हो गया, ये टोटल बी है यहाँ से यहाँ तक, इसमें रिविट कितने हैं उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, अगर मुख्य प्लेटों की चौड़ाई दी रहे आपको तो, अगर नहीं दिया है तो आप लोग यही आपका ट्रेडिशनल फार्मूला है पी टी वाला, पी टी इक्वस टू पी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी, उससे निकालेंगे, ठीक है। फिर ये आपका पी एस का फार्मूला एन इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर एफ एस, ठीक है, यहाँ आपका फार्मूला यही था, ठीक, इसमें एन से मल्टीप्लाई कर दें, एन क्या है आपका, कैपिटल एन इक्वस टू जोड़ में रिविटों की संख्या, जोड़ में कितने रिविट लगे हैं टोटल उनकी संख्या है एन आपका। और फिर ये एकल कर्तन के लिए, सिंगल सीयर के लिए, यहाँ भी आप लोग पढ़े थे, सिंगल सीयर के लिए ये होता है, डबल सीयर के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही है। अब क्या करना है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पी बी इक्वस टू डी इंटू टी इंटू एफ बी इंटू एन, यहाँ भी वही किए हम लोग, डी इंटू टी इंटू एफ बी इंटू एन से मल्टीप्लाई किए हैं, एन क्या है, जोड़ में रिविटों की संख्या, ठीक है। ये चीज़ कब करेंगे, जब आपको प्लेट की चौड़ाई दी रहे, ये चीज़ बी अगर दिया रहे तो, अगर नहीं दिया है तो हम लोग अपना पुराना फार्मूला लगाएंगे, पी टी इक्वस टू पी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी, ठीक है। चलते हैं न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, एक दोहरा रिविटदार लैब जोड़ दर्शाया गया है, जोड़ में रिविट व्यास 22 mm के लगाए गए हैं, जोड़ की दक्षता सामर्थ्य निकालिए, ठीक है। तो आपको दक्षता और सामर्थ्य निकालना है, रिविट व्यास दिया हुआ है, रिविट व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, फाई कहते हैं, इसका मतलब आपको क्वेश्चन में दिया है फाई कितना है, 20 mm, क्वेश्चन में आपको फाई कितना दिया है, 20 mm। तो आपको ये फिगर दिया हुआ है, ये 2 प्लेटें हैं, इसमें दोहरा रिविटदार लैब जोड़ है, एक रिविट ये लगा हुआ है, एक रिविट ये लगा हुआ है, इनका जो लैपिंग यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। इस रिविट लैब जोड़ में 3 रिविट आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं, ठीक है, 3 3 6 हो गए टोटल। तो कैपिटल एन हमारा क्या हो गया, 6 हो गया, स्मॉल एन कितना हुआ है, 3 हुआ है, क्यों, क्योंकि एक लाइन में 3 रिविट आ रहे हैं।
क्योंकि देखिए यहाँ स्मॉल एन क्या है, एक पंक्ति में रिविटों की संख्या है, कैपिटल एन क्या है, जोड़ में रिविटों की संख्या। तो चीज़ें वही हैं, स्मॉल एन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक लाइन में कितनी रिविट हैं, 3 हैं। तो कैपिटल एन क्या होगा, जोड़ पूरा ये हो गया, पूरे जोड़ में 6 रिविट हो जाएंगे। तो आपको देखिए चूँकि प्लेट में प्लेट की चौड़ाई दी गई है, अतः पिच के समान लंबाई निकालने के स्थान पर हम लोग पूरे जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात करेंगे। तो अब हम लोग एक पिच के लिए निकालते थे पहले, अब क्या करेंगे, पूरे जोड़ के लिए निकालेंगे। तो सकल व्यास हमारा क्या हो जाएगा, रिविट व्यास फाई 20 mm दिया है, तो 20 mm मतलब ये चीज़ें क्या है, 25 से कम है। आपका क्या है, ये फाई की जो वैल्यू है वो क्या है, 25 से कम है। तो इसमें सकल व्यास निकालने के लिए d = 5 + 1.5 mm करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1.5 mm जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें 1.5 mm जो, क्योंकि इसका मान 25 से कम है तो 1.5 जोड़ेंगे, 25 से ज़्यादा होता 2 जोड़ते, तो ये 21.5 mm हो जाएगा। तो PT निकालेंगे, तो PT = अब हम लोग का नया फार्मूला, क्योंकि यहाँ B आपको क्या हुआ है, दिया है यहाँ फिगर में, B आपको दिख रहा होगा 180 mm है ये, B आपको टोटल दिया हुआ है। प्लेट की कितनी चौड़ाई है, प्लेट की मोटाई 15 mm दिया गया है, इसका पिच जो है वो कितना, ये गेज दूरी कितना है, 60 mm दिया हुआ है, एज किनारा दूरी कितना है, 30 mm दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, B - ND T × FT। B आपका कितना है, 180 है, N की वैल्यू स्मॉल n कितना होगा, 3 होगा। एक लाइन में कितने रिविट हैं, 3 हैं। D आपने निकाला 21.5, 15 आपको दिया है T, ये देखिए 15 इधर 15 इधर। अगर दोनों आपकी वैल्यू तो यहाँ बराबर हैं, अगर अनइक्वल होती तो क्या होता, हम लोग कम वाला लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कम का मतलब जो प्लेट पतली होगी वही पहले टूटेगी। तो हम लोग सामर्थ्य निकाल रहे हैं, तो सामर्थ्य का मतलब जो जिस चीज़ की जितना पतला होगा उतनी कम सामर्थ्य होगी, तो कम वाले से निकालेंगे तो सामर्थ्य उसकी एक्यूरेट हम लोग को मालूम चलेगी। अगर ज़्यादा वाले से निकालेंगे तो जोड़ पहले टूट जाएगा और जितना आप लोग का लोड आएगा वो पहुँचेगा ही नहीं। ठीक है, तो PT हम लोग निकाल लिए हैं इस फार्मूले से। ये आपको दिया हुआ है, FT दिया है, FS दिया है और FB दिया है। FT आपका 150 mm है, 150 Nm/mm²। FS कितना है, 100 Nm/mm²। FB कितना है, 300 Nm/mm²। ठीक है, तो यहाँ से PT निकाल लिए। PS निकालेंगे, N π/4 d² FS। N की वैल्यू कितनी है, 6 है। टोटल कितने रिविट लगे हुए हैं, 6 लगे हैं। तो π/4 D की वैल्यू कितनी है, 21.5 हमने। FS आपको कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो इससे निकाले इतना मान आया इसका PT इतना आया, PS इतना आया। PB हम निकालेंगे, N × D × T × FB। ठीक है, D हमने 21.5 निकाला, N आपको मालूम है 6 होगा, T आपको पता है 15 होगा, FB मालूम है आपको 300 दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो हमसे PB निकलेगा हमारा इतना। अगला काम क्या आता है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, जोड़ की दक्षता और सामर्थ्य निकालिए। तो पहले हम लोग जोड़ की सामर्थ्य निकालेंगे। तो जोड़ की सामर्थ्य के लिए हम लोग का फार्मूला क्या है, जोड़ की सामर्थ्य के लिए फार्मूला आपका क्या होता है, ठीक, जोड़ की सामर्थ्य के लिए फार्मूला क्या होता है, PT PS PB में से जो कम हो। तो PT PS PB में से सबसे कम कौन सा है, ये 25 98 75 है, ये 21 77 19 है, ये 58 05 00 है। तो सबसे कम आपका PS होगा, तो PS आपका 21 77 19, ये इस जोड़ की दक्षता आ जाएगी। क्योंकि कम कौन सा, कम क्यों लिए हम लोग, कम का मतलब इसी, सबसे कम का मतलब इसी पे ये जोड़ आपका फेल हो जाएगा, तो बाकी दोनों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब जोड़ आपका इसी पे टूट जाएगा तो इसकी दक्षता जो होगी, इसकी सामर्थ्य जो होगी वो उतनी ही होगी, इससे ज़्यादा लोड बियर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले ही टूट गया है। ठीक है, ठोस प्लेट की सामर्थ्य। तो ठोस प्लेट की सामर्थ्य हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है दक्षता। तो जोड़ की सामर्थ्य बटे ठोस प्लेट की सामर्थ्य गुणे 100 करते हैं। और ठोस प्लेट की सामर्थ्य कैसे निकालते हैं, P × T × FT करते हैं। ठीक है, तो ठोस प्लेट की सामर्थ्य के लिए यहाँ क्या हुआ, वहाँ हम लोग को फार्मूला P × T × FT था, लेकिन यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, प्लेट की चौड़ाई दी गई है 180। ठीक है, प्लेट की चौड़ाई 180 दी गई है, तो इसलिए हम लोग पिच वाले को क्या करेंगे, पिच वाले निकालने के स्थान पर पूरे जोड़ की सामर्थ्य निकालेंगे। तो पूरे प्लेट की सामर्थ्य निकालने के लिए B × T × FT करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ फार्मूले में P - D होता
P माइनस डी करते तब यहाँ पिच निकालते हैं ना, P इंटू टी करते। यहाँ क्या है, B माइनस एन डी है, तो इसलिए हम लोग P इंटू टी इंटू एफ टी किए हैं। तो ठोस प्लेट की सामर्थ्य हमारी इतनी आ गई है, तो दक्षता हमारी कितनी आ जाएगी, दक्षता को हम लोग इससे दिखाते हैं, इसी रो से, तो जोड़ की सामर्थ्य बटे ठोस प्लेट की सामर्थ्य गुणे 100। तो जोड़ की सामर्थ्य हमारी इतनी आई है, प्लेट की सामर्थ्य हमारी कितनी है, इतनी गुणे 100, ये आ गया 53.75%। ठीक है, आप लोग को और भी न्यूमेरिकल करिए, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं धीरे धीरे आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जो ना आ रहा हो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो, या पर्सनली हमारा नंबर कई लोगों के पास होगा, उससे पूछ सकते हो। और इसके बाद इसकी डिज़ाइन पढ़ना है आपको। डिज़ाइन पढ़ने के बाद एक लेक्चर और लगेगा, इसमें रिविट आपका ख़त्म हो जाएगा। रिविट के बाद हम लोग वेल्ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग नए हों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो भी करना हो आपको, जिनके लिए भी हेल्पफुल हो ये वीडियो, क्योंकि स्पेशली ये डिप्लोमा के लिए ही, बच्चों के लिए ही है, 3rd ईयर के फाइनल ईयर में बच्चे हैं डिप्लोमा में, उनके लिए ही है। तो जिनको हेल्पफुल हो वीडियो आप वहाँ तक पहुँचा दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।